ओके, नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज में हूं अरुण सक्सेना। आज हम आपके साथ जो परिचर्चा करने वाले हैं उसमें विषय है शिवराज को दिल्ली से बुलावा। अब तक दिल्ली नहीं गए शिवराज सिंह चौहान को आखिरकार दिल्ली से बुलावा आ गया है। मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली बुलावे को लेकर प्रदेश में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें तेज हो गई हैं। जानकारों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान को नई भूमिका मिल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अपना सुंदर और प्यारा परिवार है ये परिवार। मुख्यमंत्री रहते हुए जीत के बाद भी प्रदेश के सत्ता से दूर हो चुके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रविवार को प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कर चुकी हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए थे। इन दिग्गजों के अलावा विधायक का चुनाव हार चुके केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस बैठक में शामिल थे। हालांकि तब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। प्रदेश में अभी तक मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम को लेकर शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बातचीत कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, और जब एक मिशन में आप काम करते तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। कुछ विषय ऐसे है जैसे पर्यावरण। अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मेरा प्रिय विषय है, वो अंतरात्मा से निकला हुआ विषय है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान आलाकमान के इस फैसले से नाराज चल रहे हैं। बहरहाल अब शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सुबह दिल्ली जाएंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली तलब। इसी परिचर्चा पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हमारे साथ डॉक्टर नवीन आनंद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण जी, बहुत बहुत स्वागत है। विलक्षण सक्सेना जी,
क्या लगता है आखिर में दिल्ली तलब कर लिए गए हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? एक समय उन्होंने कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कोई चीज अपने लिए मांगने नहीं जाऊंगा। आखिरकार आज उनको दिल्ली तलब कर लिया है, क्या कहेंगे? कि शिवराज सिंह चौहान जी जैसा जननेता मध्य प्रदेश को कभी मिला ही नहीं। हमेशा हमारे पास राष्ट्रपति हमारे प्रदेश से आए हैं, कई बार प्रधानमंत्री भी प्रदेश के लिए राजनीति को हमेशा महत्व देते हुए आए हैं, लेकिन निश्चित ही शिवराज सिंह जी जैसा जननेता और एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने हर समाज में, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे युवा हो, इनमें उन्होंने अपनी जो अभूतपूर्व छाप छोड़ी है, इसको निश्चित ही एक फैक्टर जो एक आम जनों में भी आया है, वो ये आया है कि एक नोशन क्रिएट हो गया है कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर शिवराज सिंह चौहान जी वापस मुख्यमंत्री बनके नहीं आए हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति को कोई भी अब एक आम मंत्री, आम विधायक या पार्टी के सिर्फ एक वरिष्ठ नेता के रूप में नहीं देखता। उनको लूप लगा रहे हो? विलक्षण जी यहाँ आपको बता रहा हूं, आप अपना जो स्काइप है म्यूट हो रहा है उसको अनम्यूट कर दे। जी, क्या आप क्लियरली सुन पा रहे हैं? आपका स्काइप अनम्यूट कर दें एक बार। जी, आप क्या मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? जी जी, तो मेरा ये कहना था कि शिवराज सिंह चौहान जी अब जब अपने आप को एक जन नेता के रूप में एस्टैब्लिश कर चुके हैं तो उनका अगला स्टेप क्या है? कोई भी चाहेगा कि मध्य प्रदेश राजनीति की छाप राष्ट्रीय राजनीति पे एक अलग लेवल पे स्थापित हो, और उसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी एक बहुत ही प्रबल कैंडिडेट है। इसको देखते हुए अगर शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित ही उनके पास प्रदेश में कोई बैकअप होना चाहिए, और ऐसे समय में जब बैठकों में वो शामिल नहीं हुए तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी उनके द्वारा मनोनीत किए गए नाम जो मंत्रिमंडल में होने चाहिए थे उस पे केंद्रीय कमेटी द्वारा बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया। शायद यही एक मुख्य कारण है कि नाराजगी भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये मुलाकात के एक मायने तो यही रहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी खुद अपनी एक लेगेसी, अपनी एक विरासत मंत्री पदों में मनोनीत किए हुए अपने नामों के द्वारा मध्य प्रदेश में छोड़ना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अब उनका अगला पॉलिटिकल करियर क्या है? कयास लगाने के लिए तो हर व्यक्ति, हर एक पॉलिटिकल एनालिसिस वरिष्ठ, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार या कोई भी लगा सकता है कि ऑफ कोर्स अब समय आ गया है कि शिवराज सिंह चौहान जी को सांसद के रूप में एक वरिष्ठ पोर्टफोलियो केंद्र नेतृत्व में मिलना चाहिए, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वो बड़े स्तर पे डिफेंस मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर या कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो कैबिनेट का ले सकते हैं। लेकिन क्या वो उनके लिए सफिशिएंट होगा? ये एक बात हम सबको रियलाइज करनी होगी कि शिवराज सिंह चौहान जी उन लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स में से हैं जिनका नाम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजनीति में भी लिया जा रहा है। ओबीसी के चेहरे हैं और उनका आरएसएस से खूब जुड़ाव भी रहा है, और अगर आप ध्यान दें पूरे घटनाक्रम का तो मोहन यादव जी का नाम आना भी हर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो एक समय में शिवराज सिंह चौहान जी के क्रेडेंशियल्स थे। ओबीसी समाज से आते हैं, आरएसएस के चुने हुए नेता हैं, यंग हैं, पावरफुल हैं और डिसीजन मेकिंग लेने में उनकी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर उनका रिप्लेसमेंट मोहन यादव है भी तो ये जरूरी हमें समझना होगा कि उनकी नाराजगी को शांत करते हुए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने की हाथ है। और मैं समझता हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और ऐसा ही कोई एक करियर उनके लिए सूटेबल होगा। हालांकि यह भी एक देखने वाली बात होगी कि वो कैलाश विजयवर्गीय जी जैसा कोई एक करियर पाथ भी फॉलो नहीं करना चाहते कि विधायक ही से सीधे केंद्र नेतृत्व संगठन में आ गए और उनके बाद उन्हें राज्यों में समीकरण, राज्यों में चुनाव इंजीनियरिंग जैसे काम दिए गए और उनको महासचिव रखा गया। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान जी जैसे अभी भी मैं कहूंगा एक यंग नेता क्या अपनी भूख सिर्फ इतनी चीज से मिटा सकते हैं? तो अब ये हम एज अ मध्य प्रदेश की जनता ही ये जानना चाहेगी कि नाराजगी सिर्फ लेगेसी एस्टैब्लिश करने के लिए भी है और एक क्या कि मध्य प्रदेश कब केंद्र राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट बनेगा शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से। बिल्कुल। राकेश जी वरिष्ठ है, संघ के चहेते हैं और आखिरकार उनको दिल्ली बुलावा आ गया है, दिल्ली बुला लिया गया है। क्या मायने निकाले जाएं? क्या उनके जो बयान थे टाइगर अभी जिंदा है
इसको सुनकर केंद्रीय नेतृत्व की जो है नींद में खलल पड़ गई या कोई और कारण हो सकता है? राकेश शर्मा जी। देखिए अरुण जी, मीडिया के अटकलों से जी नहीं चलती जी, पार्टियां चलती हैं। बिल्कुल। आपने देखा जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का निर्णय होना था, मीडिया जिस नाम को चला रहा था वो नाम नहीं आ पाया, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान। बिल्कुल राकेश जी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, उस परिवार के जो सदस्य हैं वो एकता के साथ सब रहते हैं जी। माननीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता के साथ साथ एक अच्छे कार्यकर्ता भी हैं जी। वो पार्टी नेतृत्व को के आदेश को उनने हमेशा से सिरोधार किया है। बिल्कुल। किसी तरह की नाराजगी, किसी तरह का गुस्सा कहीं नहीं है, ये सब मीडिया के अटकलें हैं जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हमेशा लाडले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। पार्टी ने समय समय पे उनको जवाबदारियां, जिम्मेदारियां दी हैं। आपने देखा उनने राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व को निभाया, पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर के दायित्व को निभाया, प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व को निभाया और 18 साल लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व। बिल्कुल। और आज भी वो ये कहते हैं कि मैं एक अच्छा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी नेतृत्व मेरे बारे में विचार करेगा, पार्टी नेतृत्व मेरे भविष्य के बारे में तय करेगा। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें कि वो नाराज हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं, या गुस्सा है इसलिए नहीं जा रहे हैं, या मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, मुझे लगता है ये एक समय का चक्र है। हर व्यक्ति के दायित्व में परिवर्तन होता रहता है और समय समय पे ये पार्टियों में होता रहता है। आज आप ये देखिए कि कांग्रेस में 17 साल तक सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती हैं और सोनिया गांधी जिस दिन बीमार पड़ती हैं राहुल गांधी बन जाते हैं, फिर राहुल गांधी जिस दिन फेल हो जाते हैं फिर सोनिया गांधी बन जाती हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में इस पीरियड में आपने देखा कितने सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कई जगहों पे मुख्यमंत्री चेंज हुए, कई जगहों पे अन्य पदों पे बदलाव हुआ, राष्ट्रीय पदाधिकारियों में बदलाव हुआ। तो ये पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी, जवाबदारी देना है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर जाकर पार्टी नेतृत्व से उनकी भेंट मुलाकात होगी और ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इतना इसमें किंतु परंतु लगाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे कार्यकर्ता, हमें गौरव है कि ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं जो सत्ता और पद के लोलुप नहीं है, जो पार्टी नेतृत्व तय करता है उस को अक्षरांश पालन करते हुए वो चल देते हैं। आज अगर पार्टी नेतृत्व ने उनके बारे में जो विचार किया है, अभी देखा आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 दिन पहले बयान आए थे कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई ना कोई बड़ा दायित्व पार्टी तय करेगी। तो पार्टी नेतृत्व हर कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है और उसके भविष्य के बारे में विचार करते हुए निर्णय करता है और जल्दी ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में पार्टी नेतृत्व विचार करेगा और कोई जवाबदारी देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इतना अनुभव और इतने लंबे समय तक कार्य करना और समाज के बीच आपका चेहरा स्थापित हो गया, उसका लाभ पार्टी को प्राप्त होता है और पार्टी उसको आगे लेके चलती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बार बार ये जो मीडिया में चल रहा है कि साहब नाराज हो गए थे, बैठक में नहीं गए, कोई ना कोई व्यक्तिगत कारण व्यक्ति के रहते हैं और वो अपने नेतृत्व को अवगत करा देता है। अब देखिए कि विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है और कमलनाथ जी उस सत्र में नहीं आ रहे, तो उनने अवगत कराए ना विधानसभा अध्यक्ष को कि मेरी ये काम है, मैं इसलिए यहाँ नहीं आ पा रहा। ऐसे ये सामान्य सी प्रक्रिया है। जी चलिए, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब, कद्दावर नेता हो गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और कहीं ना कहीं कार्यों की व्यस्तता, पार्टी को फोरम को मजबूत करने के जैसे कई कारण हो सकते हैं, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। वहीं एक अहम सवाल यह भी है कि आज आखिर उनको दिल्ली बुलाया गया है, तो क्या कोई महती जिम्मेदारी संगठन में, क्या कोई महती जिम्मेदारी उनको केंद्र की सरकार में दी जा सकती है, या फिर जो है मध्य प्रदेश के जो समीकरण बन रहे हैं, मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, उसमें उनके समर्थकों को कोई भारी मंत्रालय या अन्य सेट करने जैसी कोई बात हो सकती? क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, बिल्कुल, और उसमें जो काम होता है या उसमें जो कार्यकर्ता के दायित्व का निर्वहन करने का जो भी परिपाटी है वो एक व्यक्ति तय नहीं करता, वो समूह नेतृत्व तय करता है। तो हम जिन शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनकी उपयोगिता को समझते हुए, उनके काम करने के पिछले अनुभव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको 2 कारणों से बुलाया होगा जो मैं समझता हूँ। पहला कारण है मध्य प्रदेश में चूंकि वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके पहले पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके पहले वो एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, तो उनका एक लंबा अनुभव है। तो उनसे ये बात पर जरूर विचार होगा
कि मध्य प्रदेश में यदि नए चेहरे मंत्रिमंडल के बन रहे हैं तो उसमें कौन से चेहरे होना चाहिए और किन चेहरों पर, हालांकि ये पूरा विशेषाधिकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही होना है, लेकिन चूंकि राय मशविरे से चलती वाली पार्टी है, इसमें एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि चूंकि मध्य प्रदेश में वो लंबे समय मुख्यमंत्री रह लिए हैं और अब उनकी आवश्यकता यदि केंद्र महसूस करता है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्हें ले जाया जाए, तो पहले वो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, अब उन्हें दोबारा से या तो पार्टी में संगठन का कोई दायित्व, महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी उनकी सेवाएं ली जा सकती है, अथवा जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पोर्टफोलियो का जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसे भरने के लिए भी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमति हो सकती है। और ये दोनों चीजों में वो मुफीद बैठते हैं। कारण ये कि उनका कार्यकर्ताओं के साथ जीवट संपर्क है और नीचे तक के कार्यकर्ता, और जितनी लोकप्रियता मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में यदि हम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान के नाम पर दर्ज है। बिल्कुल। और उनके अनुभव का लाभ लेते हुए और उनको यदि केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो भी उचित है, और यदि उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर वाला मिनिस्ट्री, पंचायत कृषि मंत्रालय यदि दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि इसमें भी मध्य प्रदेश का कद ही बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की जनता गौरवान्वित महसूस होगी। और ये भी आप समझ लीजिए कि यदि यहाँ रहते हुए भाई एक सामान्य से विधायक के रूप में आप सोचिए इतने बड़े कार्यकर्ता का यदि उपयोग नहीं होता है, केवल विधायक बना करके उनको मध्य प्रदेश में रखें या केवल राज्य में मंत्री बना दे, तो मैं समझता हूं ये पार्टी नहीं सोच रही इस दिशा में। उनको कुछ बड़ा काम देना है और मध्य प्रदेश से यदि वो बाहर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी राष्ट्रीय नेतृत्व का एक गौरव महसूस होगा, मध्य प्रदेश की जनता महसूस करेगी कि हमारे नेता देश की राजनीति में भी हैं। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया, और कल उनका जाना इस बात का द्योतक है कि उन्हें दोनों विषयों पर उनसे सलाह ली जाएगी, मशविरा किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है, क्योंकि वे सामाजिक दायित्वों के साथ साथ व्यक्ति की विचारधारा को भी देखते हैं, उसके अपने काम को देखते हैं और कार्यकर्ता आधारित है, इसलिए उनका निर्णय उनसे पूछ करके लिया जाता है। और पार्टी चिंता करती है, ये इस बात से स्पष्ट होता है कि पार्टी ने उन्हें बुलाया, वे अभी तक संपर्क में नहीं थे। जब से उन्हें मुख्यमंत्री पद से बदल करके सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका में रखा था, उन्होंने कहीं कोई ये सब, मैं राकेश जी की बात से सहमत हूं कि मीडिया में कई ऐसी खबरें बनाई जाती हैं या प्रोजेक्ट की जाती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि वे नाराज हैं, वे रुष्ट हो गए हैं पार्टी की बैठकों से। ये सब एक मीडिया जनित खबरों का एक असर होता है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कम से कम, क्योंकि ये बुराई नहीं है। चलिए विलक्षण जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और चूंकि अनुशासन इनका मुख्य ध्येय होता है, बिल्कुल लागू भी होता है, इस बीच में देखने में भी आ रहा है। अच्छा, हम चर्चा करते हैं। दूसरा मैं आता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी उनमें से बहुत सारी योजनाएं बंद की जाएंगी, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आज बयान दिया है। क्या सोचते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व के काल की योजनाएं हैं उनको बंद कर देने से क्या स्थिति होगी लोकसभा चुनाव में? इसके दो समीकरण हम साफ क्लियरली समझे। पहली बात, क्योंकि अब जब नेतृत्व में पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक ओवरऑल हुआ है तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि प्रशासनिक और राजनीतिक सर्जरी मोहन यादव जी और केंद्र के इशारे पर मध्य प्रदेश में जरूर होगी। ये बात हम सब समझ लें कि जो वर्चस्व और जो साम्राज्य 18 सालों से चलता आया है वो जरूरी नहीं कि आगे ही बढ़े, क्योंकि अब जब एक व्यक्ति को, ये एक बहुत बेसिक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स से आता हो, किसी भी पॉलिटिकल लेवल से आता हो, जब उसे सीएम पद मिलता है तो उसका पॉलिटिकल करियर एक अलग ही लेवल, एक अलग ही आसमान चूम लेता है। और क्योंकि उस गद्दी पे रहना, उस गद्दी को अचीव करना भले ही बहुत मुश्किल ना हो, उस गद्दी पे बने रहना सबसे कठिन काम रहता है। तो ये ऐसी प्रशासनिक सर्जरी, राजनीतिक सर्जरीज होना जरूरी है। जहां तक रही बात योजनाओं की, योजनाओं के लिए इसको फाइनेंशियली और इकोनॉमिक वे में अगर हम देखना चाहें, इसको एक एज ए इकोनॉमिस्ट स्टडी अगर हम करें तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 साल में, खासतौर से कोरोना के बाद का जो एक पूरा फेज अब चुनावों तक रहा है, 3 से लेकर 3 साल तक का, इसमें सरकारी व्यय मतलब आसमान चूमता गया है और कोई अलग ही
मतलब हम कह सकते हैं कि स्तरों पे जिस तरह से हमने फंड की कोशिश करी गई है, मार्केट से पैसा उठाया गया ताकि वित्तीय व्यय कहीं पर भी कम ना पड़े। प्रदेश की लाडली बहनाओं से लेकर अन्य किसानों तक को बेनिफिट पहुंचाना, इन सब के लिए बहुत जरूरी था। अब जब हाथ नए व्यक्ति की कमान आई है तो उनको ये रियलाइज करना होगा कि ऐसे वित्तीय व्यय ताकि मध्य प्रदेश बैंकरप्सी के रूप में ना चला जाए। क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की राज्य कोषीय हालत इतनी खराब थी कि अभी जब बारिश का महीना खत्म हुआ था और बारिश कुछ समय के लिए थोड़ी सी कम हुई थी, ये मेरे ख्याल से मध्य अगस्त की हम बात कर रहे थे, तो पूरे प्रदेश के डैम्स में पानी का कम स्तर हो गया था और किसी ने थर्मल पावर्स प्रोडक्शन से लेकर हाइड्रो पावर प्रोडक्शन से लेकर कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की भारी मात्रा मध्य प्रदेश में कम होने वाली है। बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत ही फ्रजाइल सिचुएशन पे अभी अभी खड़ा हुआ है और इस समय सबसे बढ़िया सोल्यूशन जो कोई भी एक चीफ मिनिस्टर या कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी का व्यक्ति पद पे रहते हुए समझ सकता है, वो ये है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को क्लब करते हुए पब्लिक वेलफेयर की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगर स्टेट अपने ऊपर भार लेते हुए, अतिरिक्त भार लेते हुए अगर कोई वेलफेयर स्कीम्स को कंटिन्यू भी करना चाहेगा तो उन्हें फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है कि उन स्कीम्स का, उन सब बेनिफिट स्कीम्स का, बेनिफिट इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, चाहे स्टाइपेंड हो, सीखो कमाओ योजना हो, इन जैसी को फंड करने के लिए आपको एक या तो एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑनेस्टी चाहिए, जो कि हम एक प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं तो हमें भी पता है ऐसा पॉसिबल है नहीं। दूसरा, एमएसएमई जैसे सेक्टर्स को संबल प्रदान करना। ऐसे में हम भी जानते हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में आसानी से मिलती नहीं है। हम देख सकते हैं जहां तक भर्तियों के संबंध में बात है तो भर्ती घोटाला तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में। तो हम यहाँ पर एक चीज समझ लें कि मध्य प्रदेश को आने वाले कुछ महीनों के लिए या 1-1.5 साल के लिए एक बहुत जबरदस्त क्रंच के रूप में, बजटरी क्रंच और इन सब के रूप में देखना पड़ेगा और ये तभी एड्रेस हो पाएगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव सक्सेसफुली कंक्लूड होंगे। सक्सेसफुली कंक्लूड होने के बाद ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केंद्र की तरफ से हमारे लिए प्रोबेबल फंड्स रिलीज होंगे, मध्य प्रदेश को इकोनॉमिक संबल मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक स्टैंडर्ड मैं समझता हूं कि एक डिसीजन है। हालांकि जिन वादों को लेकर भाजपा मैदान में उतरी थी, अगर वही वादे यहाँ पर कमती पड़ेंगे तो ये लोकसभा चुनाव में उनके लिए थोड़ा एक कठिन रास्ता भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि एक प्रमुख नेता नेतृत्व से दूर है और उनकी फ्लैगशिप योजना जिनके बेसिस पे आप जीते हैं, अब अगर उनमें कटौती होगी तो भाजपा नुकसान उठा सकती है। चलिए राकेश शर्मा साहब, जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी, यदि उनमें कमती होती है तो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम ठीक नहीं होगा, ऐसा आशय निकाला जा सकता है। देखिए अरुण जी, आपने पिछले एक हफ्ते का जो माननीय मोहन यादव जी ने निर्णय किए, बैठकें करें, उसका एक एक पल आपने अपने चैनल पे दिखाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का बड़ा चैनल है आपका। अरुण जी, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रशासनिक अमले के साथ बैठक की तो उसमें पहला शब्द ये था कि संकल्प पत्र में जो जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं और जो मोदी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की ने दी है, उसको पूरा करने के लिए अक्षरांश पालन अधिकारी करें, उसकी तैयारी करें। तो ये कहाँ से आ रहा है कि हम योजनाओं से बेखुट हो रहे हैं? समीक्षा की बात होती है तो समीक्षा अरुण जी समय समय पे योजनाओं की होती रहती है और उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, माननीय मोहन यादव जी की ये परिकल्पना है और उसको वो पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब बात आती है फंड की या अन्य चीजों की, तो इसलिए तो बार बार कहा जा रहा था कि डबल इंजन की आप सरकार बनाइए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पे, क्योंकि केंद्र की तरफ से पर्याप्त मात्रा में हमें फंड उसके लिए मिला। नल जल योजना में भी हम 2nd नंबर पे हैं हिंदुस्तान में। स्वच्छता अभियान में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो मुफ्त अनाज जो मिल रहा है आम लोगों को, गरीब लोगों को, उसमें भी मध्य प्रदेश आगे चल रहा है। तो केंद्र सरकार के साथ साथ हम कदम ताल करते हुए चल रहे हैं, तो हमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि जो बेनिफिशियरी योजना है जो आम गरीबों के लिए, आम जनों के लिए, उसमें कहीं भी कोई कटौती करने का सरकार का प्लान नहीं है, क्योंकि हमने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसको हम अक्षरांश पालन करेंगे। उसमें आपने देखा कि तेंदुपत्ता वाली योजना में हम जो 3000 रुपए प्रति बोरा मिलता था, उसमें 4000 रुपए हमने कहा था कि हम देंगे और हमने देना शुरू कर दिया है।
तो मुझे लगता है कि जो योजनाएं हमने कही हैं, हमने जो वादे किए हैं, जो मोदी की गारंटी दी, वो एक एक हमारी पूरी होगी। उसमें कहीं भी कोई कटौती, किसी तरह का कोई विचार अभी पार्टी और सरकार के पास नहीं है। चलिए, बिल्कुल। नवीन आनंद जोशी साहब, मोदी के मन में एमपी, और इस एमपी की जो गारंटी मोदी सरकार ने दी है, तो मोदी है तो गारंटी है, ऐसा उन्होंने कहा भी है। तो इस बात को लेकर हालांकि जो सूत्र है उसके अनुसार 38 योजनाओं से संबंधित विभागों पर बंदिश भी लगाई है डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने। तो ऐसे में चूंकि भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि भाई योजनाएं हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी बताया है कि वो सब चलती रहती है, लेकिन क्या ऐसा होता है तो दूरगामी परिणाम सुखद होंगे, अन्यथा नहीं होंगे? देखिए अरुण जी, जनता के प्रति जवाबदेही सरकार का पहला संकल्प है जी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया है जी, वो तो योजनाएं बंद नहीं की जा सकती, उन योजनाओं को तो बल्कि बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। जहां तक बात फंड की जा रही है जी, मैं समझता हूं कि सबसे पहले अभी कैबिनेट की बैठक होने दीजिए जी, अभी कैबिनेट पूरी फॉर्म नहीं हुई है, जी, कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री जी ने अभी पहले दिन ही इस बात पर विचार किया है, संकल्प पत्र अधिकारियों को दे दिया है कि भाई इसके अनुसार हमें काम करना है। ये यहाँ पे फिर मैं एक बात कहूंगा कि मीडिया का इंटरप्रिटेशन है। देखिए आप, कहीं योजनाओं को बंद करने की बात आती है, कहीं फंड की बात आती है, कहीं कहते हैं केंद्र से पैसा नहीं आएगा। आप ये बताइए, जब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों एक ही विचारधारा, एक ही दल की पार्टी है, तो क्या केंद्र पैसा देकर के उन योजनाओं को नहीं चलाएगा? क्या ये जो चिंता हम व्यक्त कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, क्या मोदी जी 400 के पार लाने का अपने संकल्प से क्या पीछे हटेंगे? तो वो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों होने देंगे? जिन योजनाओं के बूते पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की थंपिंग मेजॉरिटी आई है, क्या उनको कम किया जाएगा? उन योजनाओं में यदि पैसे की कमी आएगी तो केंद्र सरकार भरपाई करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डबल इंजन की सरकार शायद इसी को कह रहे हैं। और ये भी संघीय व्यवस्था है। चलिए, यहाँ पे यदि कोई दूसरे दल की सरकार होती तो हम समझ सकते थे कि वो योजनाएं बंद होती या उनका पैसा कुछ कम हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये केवल कहीं ना कहीं से फिर मीडिया जनित खबरों का हम बात करें तो कहीं से निकाली गई खबरें हैं जो इस तरह से प्रेजेंट की जा रही है, ताकि नए मुख्यमंत्री के ऊपर ये बातें चलाई जाएं कि भाई इनके आने के बाद योजनाएं बंद हो गई। वैसे भी आप ये बात देखिए, जितने मुख्यमंत्री आते हैं सभी मुख्यमंत्री का अपना काम करने का तरीका होता है। उमा भारती जी जब आई थी तो पंचज पर उन्होंने काम शुरू किया। बाबूलाल गौर आए तो गोकुल ग्राम पर बात की उन्होंने उसके लिए फंड अलग से किया। शिवराज जी आए तो चूंकि उनका महिला सशक्तिकरण उनका एक संकल्प था तो उन्होंने महिलाओं आधारित योजनाएं बनाई, कुछ युवाओं के लिए भी योजनाएं बनाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहन यादव के आने के बाद इन सारी योजनाओं को समाप्त कर दिया है। वो ठीक है, वो टाइम बिंग होता है और योजनाओं को दिन पर दिन प्रतिदिन उसको मजबूती कैसे दी जाए। अभी लाडली बहना वाला जो एक आदेश सर्कुलेट हुआ है, वायरल हुआ है, उसमें भी यह बात कही गई है कि जो अपात्र महिलाएं इसमें आ रही हैं उनको वापस से इसका परीक्षण किया जाए और चूंकि सही महिलाओं को पर्याप्त राशि मिले, गलत इसकी उसमें लाभ न ले जाए, क्योंकि जितने हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का सरकार का मकसद डिलीवर करना यही होता है कि हम सही लोगों के हाथों में पात्र कोई व्यक्ति को ही वो मिले जिसके लिए वो उपयोगी है या उसके लिए जरूरत। सागर के कलेक्टर ने इस बाबत बयान जारी कर दिया है नवीन जी कि वो जो महिला बाल विकास अधिकारी है उनको वरिष्ठों से सलाह लेकर इस तरह का कोई भी आदेश निकालना चाहिए था। वही वो जो इंटरप्रिटेशन हुआ ना, उससे ये लगा कि भाई एक योजना बंद की जा रही है। भाई योजना बंद किए जाने का तो कहीं से कहीं कोई आशय नजर भी नहीं आता। और ऐसा कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा कि जिस योजना का असर हुआ मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मतलब ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, वो उस योजना को बंद करे या उसमें इस तरह की कोई काटछाट करे। ये एक छोटा सा मतलब एक लेकुना मान ले अपन। एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि मशीनरी जब 18 साल तक एक तरह से काम करते उसको लगता है कि अब कई कमियां निकाली जाए, तो किसी को फेल करने की भी योजना हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी कभी किसी की सगी नहीं होती, तो उसमें ये मान के चलिए आपके कहीं ना कहीं इसमें ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। तो ऐसा नहीं है, मैं आज भी कहूंगा, क्योंकि मोहन यादव एक विजनरी लीडर हैं और वे भी लंबे समय तक मतलब भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के जो उन्होंने अपना जो अनुभव लिया है और वो पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्हें इन सब चीजों का ध्यान है। और भारतीय जनता पार्टी ने यदि उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है तो विचार परिवार में उनके लिए कई संपर्क हुए, उनसे बात की होगी, उनके व्यक्तित्व को देखा होगा, तो वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पूरी पार्टी को या विचार को सोचना पड़े। बिल्कुल विजनरी लीडरशिप है डॉक्टर मोहन यादव की,
विलक्षण जी, यहाँ पुनः एक सवाल कि विजनरी लीडरशिप के साथ साथ जितने भी वरिष्ठ जो उनके पार्टी के लीडर्स हैं, जो केंद्र से बुलाए गए हैं, जो वर्तमान में यहाँ उनके सीनियर्स थे, उन सब में हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने मंत्री बनने की मना कर दी थी, लेकिन ऐसे में अब शिवराज जी जब दिल्ली जा रहे हैं तो क्या इन लोगों को, कैलाश जी हो या फिर तोमर साहब तो खैर बन गए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब हो, रीति पाठक जी हैं और खुद शिवराज जी हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में इनको प्रतिस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को अनुभव की भी आवश्यकता है? देखिए, यहाँ पर मंतव्य मंत्री पद में उनको स्थापित करने का ज्यादा होने के बजाय इस बात पे ज्यादा फोकस रहेगा पार्टी का कि इनको किसी तरह से सेटिस्फाई किया जाए और इनकी रिसोर्सेज को लोकसभा चुनाव में यूज किया जाए। क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं, आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल रीति पाठक जी का दूंगा। सीधी विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ट्राइबल का सबसे बड़ा कांड हुआ और सब लोगों ने आकलन लगाया कि वहां के जो स्टैंडिंग मिले हैं उनको तक पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। रीति पाठक जी वहां पर आई और उसके बाद भी भाजपा वहां पर आराम से उस सीट को जीत सकी, और ऐसा भी नहीं कि कोई शॉर्ट मार्जिन हो, बड़े मार्जिन से। तो यहाँ विस्थापना की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज्यादा ये है कि हाँ, इनको किसी भी तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक कोई बड़ा मंत्री, बड़ा कद्दावर नेता जब सांसदी के पद से उतर के राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से नीचे उतर के आता है, तो वो अपने लिए एक अलग लेवल स्थापित करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मोस्टली हमें मध्य प्रदेश को ऐसा देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश एक क्या कहते हैं, बीहड़ में पड़ी हुई एक अकेली रोटी है। अब खाने की कोई साधन नहीं है और है बहुत सारे दावेदार। तो अब सबसे बड़ी ये देखने को जरूरी होगी कि इसी विधानसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, कौन किसके हाथ सबसे ज्यादा रोटी लगेगी, कौन अपना वर्चस्व इस पे बैठा पाएगा। ये एक्चुअली पूरी की पूरी लड़ाई वर्चस्व की है, क्योंकि अब आपको ये भी साबित करना है केंद्रीय नेतृत्व में कि आपने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन भी दिया, मध्य प्रदेश में आपको जन समर्थन भी है और इन्हीं के बेसिस पे आपका पॉलिटिकल फ्यूचर एस्टैब्लिश भी किया जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, जो जितने भी कद्दावर नेता मैदान में उतरे थे, उन सभी को कोई खास कंट्रोवर्सी में पड़ने की कोई खास बात सामने नहीं आई थी। ऑफ कोर्स एक दो इंसिडेंसेस को, एक दो लोग जिनका हम यहाँ पे वर्णन नहीं भी करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, उनको अगर हम छोड़ भी दें तो कोई बहुत ज्यादा इनको एस्टैब्लिशमेंट या इनके प्रति कोई एंटी सेंटिमेंट की एस्टैब्लिशमेंट की कोई खास जरूरत नहीं थी, बल्कि इनको अप्रिशिएट ही किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश एक खुला हुआ, एक मतलब बीहड़ में पड़ी हुई रोटी के हिसाब से है। यहाँ लड़ाई वर्चस्व की है, स्थापना की है और आगे भविष्य को देखने की है और कैसे इन्हीं बड़े नेताओं को सेटिस्फाई करने की है। राकेश जी, लड़ाई तो है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक जो है वो कह रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई का मुद्दा सामने आया है। लगभग 32 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए और लंबे समय से पार्टी नेतृत्व को बहुत करीबी से देखते हुए इनके सबके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। माननीय ठाकरे जी के साथ काम करने का मौका मिला, लक्की राम जी के साथ काम करने का मौका, नरेंद्र सिंह, कैलाश जोशी, तो बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठना उठना और इनकी बातचीतों को और इनके को बहुत करीबी से मैंने देखा। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थक नहीं है। हम सब विचारधारा के साथ खड़े हैं और पार्टी नेतृत्व हमारे बारे में विचार करता है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम इस पद के दावेदार हैं या हम इस पद की लाइन में खड़े हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हों या पॉलिटिकल पंडित, वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। मैंने एक बात यहाँ कहना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब पूर्व मुख्यमंत्री जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी बात होगी तो वो पूरे मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि आप किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते। पूरा मध्य प्रदेश के खाके के बारे में बात की जाएगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव के हिसाब से हमें क्या तैयारी करना चाहिए, हमें किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना चाहिए। तो ये बहुत बेहद सोच भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की है, जहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या जवाबदारी देना है। मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में भी इसी बात को दोहराया था
कि ये केंद्र में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर वरिष्ठ मंत्री थे, लगातार उनको बड़े काम दिए जा रहे थे। कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री का जब हुआ निर्णय, उसमें माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को भेजा गया था। प्रहलाद पटेल जी भी नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी रहे हैं। इसी तरह से कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे थे। पर पार्टी नेतृत्व ने जैसे ही कहा कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, आपको कहीं कोई आवाज सुनाई दी क्या? जैसे ही नेतृत्व ने तय किया, सबके सब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गए। ये जो बातें हैं ना, मैंने कहा ना, मीडिया द्वारा बनाई गई और फैलाई गई बातें। मैं माननीय नवीन जोशी जी की बात से सहमत हूं कि कई लोगों को यह लगता है कि अब कुछ है नहीं बात करने के लिए, तो कुछ तो बात की जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप अब ये तो कोई कह नहीं पा रहा है कि भैया फलाना मंत्री बनना तय है, ये मंत्री बनना तय, ये आज तक कोई कह पा रहा है क्या? ये तो पार्टी नेतृत्व तय कर रहे हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री के समय हुआ था। तो अब क्या बातें की जाए? तो साहब ये गुस्से में हैं, ये इनने सफेद कपड़े नहीं पहने, इनने काले कपड़े पहन लिए, इनने नीले पहन लिए। अब इस तरह की बातें मीडिया में हो रही है। से राकेश जी होगा भी क्या? सारे समीकरण कहने के तो फेल पहले ही हो चुके हैं। जी जी, मैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि समय कम है। संक्षेप में एक छोटा सा कमेंट आप पूरी व्यवस्था के ऊपर एक बार पुनः दे दें, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी। देखिए अरुण जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में नए मुख्यमंत्री ने अपना कामकाज संभाल लिया है जी, और मंत्रिमंडल का भी गठन 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा जी। तो उसके बाद जो योजनाओं की बात हो रही है, वो योजनाएं भी स्मूथली चलेंगी। जहां तक शिवराज जी चौहान की बात की जा रही थी, जिस मुद्दे पर हमने आज चर्चा की है, उन्हें केंद्र में लिए जाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में या केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका चयन हो सकता है। इन तीनों चीजों पर नेतृत्व को फैसला करना है, और ये 1-2 दिन में मतलब ये सब चीजों पर हो जाएगा। और मैं फिर से एक बात कहूंगा कि मीडिया को अपना जो पूर्वानुमान है, जो मतलब उसको जरूरत है कि आत्मलोकन करे, वैसी खबरें न प्रचारित हो जिससे जनता में भ्रम पैदा हो। हमें जनता का भ्रम को रोकने का काम करना चाहिए। मीडिया भ्रम फैलाने के लिए कतई नहीं होती। बिल्कुल, प्रजातंत्र के जो सजग प्रहरी है, चतुर्थ जो स्तंभ है, उसको कांच के। राकेश जी आप भी बोल दें। राकेश जी, पूरा नेतृत्व जो पार्टी का है वो मोहन यादव जी के पीछे खड़ा है। पूरे जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, वो मोहन यादव जी के साथ खड़े हैं। और आपको देखना पूरा एक परिवार की तरह निर्णय होंगे, और बहुत अच्छे निर्णय होंगे। एक परिवार की तरह होगा, बेहतर निर्णय होगा और सबके लिए सुखद होगा, ऐसा कहना राकेश जी का। और चूंकि एक लंबे समय के बाद सही पर उनको दिल्ली बुला लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल दिल्ली पहुंचेंगे। 12 बजे उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ में बैठक है। उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, फिर किसी दिन किसी नए विषय पर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।